नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 15 सितंबर की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं सड़कों के निर्माण को लेकर मशीनों से खुदाई भी की जा रही है। जहां थाना भवन से जलालाबाद वाले रास्ते पर खुदाई में मजार से 3 कंकाल मिले हैं। वहीं मजार से निकले तीनों कंकालों को 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों के कंकाल बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीनों कंकालों को पास में ही स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग परिवहन द्वारा उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जनपद शामली के चारों ओर से बाईपास निकाला जा रहा है। वहीं शामली सहारनपुर राजमार्ग पर खुदाई के दौरान कस्बा थाना भवन के पास खुदाई में मजार से 3 कंकाल बरामद हुए। वहीं मजार से निकले तीनों कंकालों को 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों के बताए जा रहे हैं। थाना भवन के रहने वाले लोगों का कहना है कि जो मजार तोड़ी गई है वे मजार काफी लंबे से देखी जा रही थी। मजार से निकले जो कंकाल हैं वह आप देख सकते हैं, ये 1857 में जो गदर मचा था और उसमें जो लोग शहीद हुए थे वे उन लोगों के कंकाल हैं। फिलहाल इन तीनों कंकालों को पास में ही स्थित दूसरे कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। ये हमारे यहाँ थाना भवन में शुरू थाना भवन जो मील की तरफ से होता है, ये उधर से और जलालाबाद की तरफ आते हुए ये 4-5 कब्रें पक्की थी बनी हुई, और ये यहाँ के लोग बहुत पुराने ज़माने से देखते हुए आ रहे थे। और अभी ये जो रोड निकाला जा रहा है इसमें ये सब मज़ारात शहीद कर दिए गए रोड को चौड़ा करने के लिए। और जब उसमें खुदाई हुई तो ये मुजस्समे जो के तू अंदर महफूज थे, पूरे ढांचे नज़र आ रहे थे। तो हमारे यहाँ थाना भवन के ज़िम्मेदारान ने, भाई मशकूर हैं, भाई मोहम्मद अहमद हैं, और इन सब के साथ मिलकर लोगों ने उनको बहिफाजत निकलवा कर दूसरे कब्रिस्तान में, जो हमारे यहाँ का हज़रत शेख मोहम्मद मुहद्दिस थानवी के नाम से मशहूर पुराना कदीम कब्रिस्तान है, उसमें उनको बाकायदा कब्र तैयार करा के उनकी तदफीन करा दी। मानना है किन लोगों की कब्र है? यहाँ के लोगों का मानना यही है कि ये पुरानी कब्रें थीं। 1857 में जो गदर 1857 हुआ था, ये शायद उसी वक्त के शहीद हैं। यहाँ के पुराने लोगों का सोच और मानना यही है। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के कच्ची गढ़ी गांव में अज्ञात चोरों ने किराना की दुकान में सेंध लगाकर 10,000 रुपए की नकदी समेत हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने निकट ही स्थित एक अन्य दुकान में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन जाग हो जाने के चलते चोर मौके से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने कच्ची गढ़ी चौकी पर चोरी की तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गाँव कच्ची गढ़ी निवासी सलीम ने गांव में ही किराना की दुकान खोल रखी है। सलीम रात के समय अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। देर रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते दुकान में सेंध लगा ली तथा अंदर घुसकर गले में रखी 10,000 रुपए की नकदी, 4,000 कीमत की सिगरेट सहित खाने पीने का अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरों ने निकट ही स्थित आमिर की दुकान में भी सेंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन खटपट की आवाज सुनकर लोग जाग गए। शोर मचाने पर चोर चोरी का सामान किया सारा सामान छत के रास्ते लेकर फरार हो गए। मंगलवार की सुबह पीड़ित की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जांच पड़ताल की। पीड़ित सलीम ने चौकी पर तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से माह सितंबर 2020 के द्वितीय चरण में 21 सितंबर से 30 सितंबर तक गेहूं, चावल व चने का निःशुल्क वितरण कराया जाएगा। शासन द्वारा माह जुलाई 2020 से प्रति माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1-1 किलोग्राम चने का वितरण कराए जाने के निर्देश प्राप्त हैं, किंतु माह जुलाई 2020 में चने का वितरण न होने के कारण माह जुलाई 20 के चने का वितरण माह अगस्त में कराया गया है। अगस्त व सितंबर दोनों माह के चने का वितरण इस माह सितंबर में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 3 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट, 2 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट, 2 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण होगा।
इसके अतिरिक्त माह अक्टूबर से गेहूं व चावल के साथ साथ 1 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी केवल चीनी अंत्योदय कार्ड धारकों को ही मिलेगी। जनपद के 14,765 अंत्योदय कार्ड धारक इस योजना से लाभान्वित होंगे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखें कि राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। उन्होंने यह बताया कि उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था रखेंगे। साबुन से हाथ धोकर अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग कर ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाए। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए। उन्होंने कहा कि हर दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपभोक्ता खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। चौसाना निवासी एक युवक की शादी 4 वर्ष पूर्व जलालाबाद दभेड़ी निवासी एक युवती से हुई थी। युवती की देखरेख व सामाजिक प्रथाओं को उसकी झिझोला निवासी मौसी निभा रही थी। युवती पिछले कुछ दिन पहले अपनी मौसी के घर पर गई हुई थी, जिसको लेने के लिए उसका पति पहुंचा तो मौसी पक्ष के लोगों ने 4 दिन बाद भेजने की बात कही, जिसके बाद युवक मौसी पक्ष के खेत में पहुंचा और अपने परिजनों को फोन कर मौसी पक्ष के लोगों पर जहर देने का आरोप लगा दिया। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और पीड़ित को करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसके बाद गंभीर हालत में चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर देने का आरोप लगाते हुए सूचना दी थी। अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आई तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शामली के कैराना में प्रॉपर्टी डीलर का शव रजवाहे की पटरी के पास उसी की कार से बरामद हुआ है। प्रॉपर्टी डीलर का शव जैसे ही ग्रामीणों ने देखा तो उनकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान उसकी शिनाख्त कैराना निवासी एक व्यक्ति के रूप में हुई। मृतक आजाद समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य था। वहीं परिजनों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस से मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के बराला गोगवान रोड पर सुबह के समय ग्रामीणों ने एक i20 कार को देखा। इस दौरान कार के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा कि उसके अंदर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। ये जानकारी जब अन्य ग्रामीणों तक पहुंची तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना कैराना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची कैराना पुलिस ने कार को खोलकर देखा तो उसके अंदर शव पड़ा हुआ था। शव को देखकर पुलिस और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार में मृतक पड़े प्रॉपर्टी डीलर के मुंह से खून भी बह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और तलाशी लेने पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ। उसके आधार पर उसकी शिनाख्त मुरसलीन निवासी गांव पावटी कला कैराना के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। आनन फानन में रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं परिजनों ने मुरसलीन की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले में जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कौन सी गाड़ी है?
सुबह थाना कैराना क्षेत्र के ग्राम बराला से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बराला के जंगलों में एक सफ़ेद रंग की i20 कार को पिछली सीट पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल थाना कैराना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जाकर देखा कि सफ़ेद रंग की i20 कार जिसका नंबर है UP 19H5094, उसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया और उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया। तो आसपास लोगों से भी इसके संबंध में पूछताछ की गई। साथ ही इसकी जो कार है उससे एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला जिससे उसकी पहचान मुस्लिम सनोक शहजाद निवासी पावटी थाना कैराना के रूप में हुई है और इसके परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी समय से मोहल्ला आलखला कस्बा कैराना थाना कैराना में रह रहा है। इसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है और इसके घर वालों से इसके संबंध में काफ़ी जानकारी की जा रही है और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए इसके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेज दिया गया है और इसके शरीर पर कहीं भी कोई जहरीला चोट के निशान नहीं पाए गए और अभी परिवार वालों से इसके संबंध में और गहराई से जानकारी ली जा रही है और उसी के आधार पर आगे इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की है। मंगलवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के जिलाध्यक्ष दुष्यंत कुमार कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में शिल्पकार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उनकी सभी उपजातियों को देने के लिए सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि शिल्पकार जाति ही नहीं है, जाति का समूह है, ये पिछड़ी जाति में नहीं आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी से जो वादा किया था उसको भाजपा भूल गई है, जिसमें मछुआ समुदाय निराश है और अपेक्षित महसूस कर रहा है। देश भर में निषाद पार्टी कार्यकर्ता 25 सितंबर को जंतर मंतर पर अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी समस्याओं का समाधान कराने की भी बात की जाएगी। मांग हमारी कुछ नियम मांग तो ये थी कि 2019 में जब हमारा सरकार के साथ गठबंधन हुआ था तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी पार्टी की तरफ से और उन शर्तों पर किसी पे भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो उसी को लिए ये ज्ञापन दिया। अगर हमारी मांगें पूरी करती है सरकार ठीक है, नहीं तो अभी 2022 के लिए तैयार है फिर खुद का चुनाव लड़ने के लिए, गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। मांग क्या है आपकी? मांग हमारा 1950 के संविधान से लिखा हुआ आरक्षण है जो आज तक लागू नहीं हुआ और हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार, भिन्न तरह के बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी हैं, वही किसी भी उसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही कैसे भी। ठीक है। भारतीय किसान सेना के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उद्योगपतियों की तरह संपूर्ण भारत में समस्त किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। बिजली के नलकूपों की पावर 10 से बढ़ाकर 12.5 को वापस ली जाए। वर्ष 2020-21 की सभी स्कूलों की पूरी फीस माफ की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए किसानों का संपूर्ण भुगतान ब्याज सहित दिया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रांत चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों पर किया गया लाठीचार्ज निंदनीय है। सरकार ने अपने तानाशाही रवैये को अपनाया है। हरियाणा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जल्द ही राज्य के पदाधिकारियों को बुलाकर हरियाणा में एक महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक मोहल्ला रामसागर में आयोजित की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव अरविंद झंझोट ने महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए और समाज को अग्रसर करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब और कमजोरों की कोई सुनवाई नहीं है, दलितों की बस्तियों में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए माह में एक दिन कैंप लगाया जाए और प्रशासन के सहयोग से समाधान भी कराया जाए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चिकित्सकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर डॉक्टरों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 की बीमारी संक्रमण काल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सक अपने घर परिवार की चिंता को दरकिनार करते हुए संक्रमित मरीजों की सेवा करने में रात दिन लगे हुए हैं। बहुत से साथी इस संक्रमण में स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए एक समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद भी चिकित्सक अपनी सेवा भाव से बिना विचलित हुए कर्म पथ पर अग्रसर हैं। देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न तरीकों से डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार डॉक्टरों को प्रताड़ित व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे डॉक्टर स्वयं को पीड़ित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं। पूर्व में ऐसी घटना अलीगढ़, महाराजगंज, बस्ती, वाराणसी एवं मऊ इसका ताजा उदाहरण रायबरेली है, जो चिकित्सकों को आंदोलन करने पर विवश करती है। उन्होंने चिकित्सकों की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कैराना विधायक नाहिद हसन को सौंपा, जिसमें उन्होंने विद्यालयों को खोलने तथा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कैराना विधायक नाहिद हसन को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नियमित खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उक्त विद्यालयों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुछ विद्यालयों का अस्तित्व भी खतरे में है। विशेष रूप से इसमें कक्षा 5 तक के प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल शामिल है। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च माह से विद्यालय बंद है, जिस कारण किसी भी तरह से शुल्क प्राप्त नहीं हो पाया, जिस कारण शिक्षकों व विद्यालयों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विद्यालय भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने विद्यालयों को खोलने और सहायता राशि प्रदान किए जाने की मांग की है। व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें टर्नओवर के आधार पर जांच पर तलाशी अभियान पर रोक लगाई जाने की मांग की है। मंगलवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों ने प्रदेश सचिव श्रीपाल गोयल के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार व्यापारी हितैषी मानी जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को व्यापार में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अभी 3 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार की वाणिज्य कर आयुक्त अंबिका सोनी ने एक फरमान जारी किया है, जिसमें अब से प्रत्येक माह प्रत्येक शहर में प्रत्येक वाणिज्य कर कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 10 व्यापारियों की जांच कभी भी और किसी भी समय की जा सकती है। ये व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये पुरानी व्यवस्था है, जिससे इंस्पेक्टर राज कहा जाता है। ये फरमान व्यापारियों में दहशत फैला रहा है। उन्होंने उक्त फरमान को वापस लिए जाने की मांग की है। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय संगर, प्रदीप विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अभी 4 दिन पहले वाणिज्य कर कमिश्नर के द्वारा जो एक ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि प्रत्येक माह में 10 व्यापारियों का आकस्मिक छापे उनके यहाँ पे लगाए जाएंगे, उनकी जांच की जाएगी। हमारा मानना है कि इस जांच के द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न करने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो काफ़ी पहले व्यापार मंडलों के माध्यम से ही बंद करा गया था। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा इससे। हमारा मानना है कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक में करीब 6 महीने बाद जिले में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें आई शिकायतों का डीएम ने मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फरियादियों की समस्याओं के समाधान में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
समाधान दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फरियादियों को सैनिटाइज करने के बाद ही सभागार में प्रवेश दिया गया। मंगलवार को कोविड-19 में अनलॉक में करीब 6 महीने बाद शामली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में थाना भवन निवासी कल्लू पुत्र बबलू ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 31 अगस्त को वे खेत में चारा लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान विपक्षी वीरसेन व उसके पुत्र मोनू व ऋषु उषा ने जवार काटने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर जानलेवा हमला करते हुए सिर में लाठी डंडों से वार कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उक्त लोग खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांदरा क्षेत्र के गांव निमला निवासी मंगलपुत्र रामचंद्र ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके घर के बाहर गांव के ही अशोक विजेंद्र प्रेमचंद व देवी सिंह ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाए जाने के आदेश दिए गए लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कांदरा क्षेत्रीय गांव निमला निवासी खुशी पत्नी पंकज कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में एक कनेक्शन हुआ था। गत 20 जुलाई को पड़ोसी बबलू रवि विकास ने लाइन काट दी, जिससे परेशान होकर डीएम को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद अवर अभियंता ने मौके पर जाकर निस्तारण किया और लाइन जोड़ने के निर्देश दिए। आरोप है कि पड़ोसी बबलू रवि और विकास ने ग्राम प्रधान के उकसाने पर दोबारा केबल काट दिया। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें शिकायतों का डीएम ने मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फरियादी की समस्याओं का समाधान करने में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाधान दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फरियादियों को सैनिटाइज करने के बाद ही सभागार में प्रवेश दिया गया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।